जो हमारा क्रिप्स मिशन प्रपोजल आया था, ही था ना? जो क्रिप्स मिशन प्रपोजल आई थी, इस मिशन प्रपोजल में हमने क्या देखा था? इसमें फाइनली हमने देखा था कि इसको बहिष्कार की गई थी, बिकॉज ईच एंड एवरी मेंबर्स, इसके जितने भी मेंबर्स थे वो सभी क्या थे? अंग्रेज थे, यही थे ना? और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया था? वाइट कमीशन के भी बारे में बताया होगा, है ना? ये वाइट कमीशन का पार्ट रहा, तो इसको अंत में हमने क्या किया? इसको हम डिनाई कर दिया। और इसको डिनाई करने वाले यदि देखा जाए तो इसे 1940 में पहले देखा था कि हमारा अगस्त प्रपोजल आई थी 8 अगस्त 1940 को, है ना? तो उसको सबसे पहले मुस्लिम लीग जो थे, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, दोनों ने इसको डिनाई कर दिया। अब वो जैसे गया, उसके बाद क्रिप्स मिशन प्रपोजल को लाई गई, अब इसको भी हमने बहिष्कार कर दिया। अब जैसे ही इसको हमने बहिष्कार किया, बहिष्कार करने के बाद फिर हमारे यहाँ साहब आया एक 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आया? कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। अब हमें देखना होगा कैबिनेट मिशन प्लान क्या था। तो देखो 1946 का जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आई थी, इस कमीशन से यह कह सकते ये प्रपोजल में सबसे पहली बार हम कहें तो भारत को कहा गया कि इंडिया जो होगी, इंडिया की हम स्वतंत्रता की हम बात करने की कोशिश करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट की हम बात करना शुरू किए। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक रेस्पॉन्सिबल जो हमारी गवर्नमेंट थी, ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हमने चर्चा करना शुरू कर दिया था। इस आधार पे इसमें प्रपोजल दी गई कि एक इंतरिम गवर्नमेंट बनेगा। क्या बनेगा? एक इंतरिम गवर्नमेंट का निर्माण किया जाएगा। इंतरिम का मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इंतरिम गवर्नमेंट की जो चर्चा किया गया, तो इस अंतरिम गवर्नमेंट में अंतरिम गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर हुए, ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में पंडित नेहरू जी को इसमें लाई गई। नेहरू जी को कहा गया कि आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद जब कैबिनेट मिशन जब अंतरिम सरकार बने, तो इस अंतरिम सरकार में सबसे पहला जो मुस्लिम लीग था, ML, ठीक है, ये मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया नॉट एक्सेप्ट टू बी पार्ट ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट। यानी इन्होंने कहा कि हम अंतरिम गवर्नमेंट का किसी प्रकार का भाग नहीं होना चाहते, पार्ट नहीं होना चाहते। लेकिन क्या हुआ कि जब माउंटबेटन की बात करते हैं, तो मिशन प्लान जब ये आई थी, तो उस समय जो हमारे वायसराय थे, वायसराय ने अंततः क्या किया कि मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश करते हैं। और मुस्लिम लीग को मनाने के बाद फाइनली हमने देखा कि लगभग 2 महीना के लगभग में मुस्लिम लीगों ने इस बातों को एक्सेप्ट किया कि हम इसके साथ मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार का हम पार्ट बनेंगे। क्लियर हो गई? और पार्ट बनने के लिए उन्होंने अपना हामी भर देता है, कंसेंट कर देती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन क्या था? यदि इस पर बात करें तो यहीं पर कहा गया था, एक स्टेटमेंट जारी की गई थी, और वह जारी करके कहा गया था कि एक कानून होंगे लेकिन 2 राष्ट्र चलाएंगे। मैंने क्लियर हो गई? क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ पर इस मोटो के साथ इसमें इन्वॉल्व हुआ था। उसकी ये इच्छा थी कि हम मुस्लिम लीग जो हैं, हम अंतरिम सरकार में तो सम्मिलित हो जाएंगे, और सम्मिलित हो करके हम अपने डिमांड को मनवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। मैंने क्लियर हो गई? मतलब कहा जाता है कि जिस थाली में खाना खाओ उसी थाली में छिद्र करो। ऐसे विचार के साथ मुस्लिम लीग जो थी अंततः अंतरिम सरकार में स्वीकृति देता है। क्लियर हो गई? तो जब इसमें सरकार बनने की कोशिश हुआ, जब कैबिनेट मिशन प्लान बनी, और इसमें जब हमारा अंतरिम गवर्नमेंट बनी, तो यहाँ पर हमारे पास सीटों का बंटवारा होने की बात हो रही थी। सीटों के सीट की बंटवारा क्या हुई थी? तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल जो कम्युनिटी थे, इस कम्युनिटी को हमने 3 भागों में तोड़ने की कोशिश किया, बांटने की कोशिश किया। एक जो था, पहला हमारा था मुस्लिम, उसके बाद सिख, और तीसरा था जनरल। क्लियर हो गई? इस तरह से भारत के जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास सीट्स थे, वो 3 पूरे सीट को हमने 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया, मुस्लिम, सिख, और इसके अलावे जितने भी बच गए वो सभी को क्या माना गया? जनरल मान ली गई। क्लियर हो गई? और इस तरह से जो टोटल हमारे पास 389 जो हमारे पास सीट थी, 389 जो हमारी सीट्स थी, ये 389 को हमने डिस्ट्रीब्यूट 3 भागों में कर दिया। इज इट ओके? और यहीं से शुरुआत माना जाता है कि भारत में एक रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट थी, ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का विचार यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। क्लियर हो गई? तो आगे लिखेंगे कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1942, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1942, सॉरी 1946 ना, 1946 कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946, ओके। तो लिखेंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार,
अच्छा, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इस समय जब कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे और कौन सी पार्टी थी? तो इस समय वहाँ की पार्टी जो थी वो लेबर पार्टी थी। कौन थी? लेबर पार्टी की सरकार चल रही थी। और वहाँ का प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। और इसमें भी फिर जब बात नहीं बनी तो यही क्लीमेंट एटली जो थे, अंततः आपको मैं बता दूं कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो इसमें यही क्लीमेंट एटली जो थे, इन्होंने कहा था कि आगे एक यानी इन्होंने कहा कि विद इन 1948 1948 तक, इन्होंने कहा विद इन, मैं लिख देता हूँ, 1948 तक उन्होंने कहा कि भारत की आज़ाद हो जाना चाहिए। यही क्लीमेंट एटली थे जिन्होंने कहा था अपना संसद भवन में कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। क्लियर हो गई? तो ये जो लेबर पार्टी जो वहाँ पर सरकार बनी थी, कहीं ना कहीं लेबर पार्टी जो थी, हम कह सकते एक फ्लेक्सिबल पार्टी थी या लिबरल पार्टी थी। खासतौर पे हम इंडियंस की बात करें तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक लिबरल पार्टी थी। और भारत की जो हमारा इमोशंस था या जो हमारा प्रिविलेजेस की जो हम डिमांड कर रहे थे, इस डिमांड को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यदि कोई प्लीड किया या कोई एडवोकेट किया तो वह व्यक्ति था या क्लेमेंट एटली, वहाँ के प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया? और इन्हीं की अध्यक्षता में आपको पता होनी चाहिए कि इसी के नेतृत्व में जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर था तो भारत की आज़ादी भी इसी की समय में मिला था। क्योंकि मैं आगे जब पढ़ूंगा तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1946 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा, IIA, जो 1947 आएगा। और जब 1947 आएगा तो इसी में क्लेमेंट एटली साहब जो थे, ध्यान देंगे, जो क्लेमेंट एटली जो थे, इन्होंने क्या किया था साहब, इन्होंने 4 जुलाई, ध्यान देंगे कितना, 4 जुलाई 1947 को, 1947 को इन्होंने, क्लेमेंट एटली ने सबसे पहले हाउस ऑफ जो कॉमन था, हाउस ऑफ कॉमन जो था इंग्लैंड का, वहाँ पर इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंट बिल लेकर के आते हैं। क्या लाते हैं? इंडिया इंडिपेंडेंट बिल इन्होंने 4 जुलाई यानी 4 जुलाई 1947 को इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में लाते हैं। क्योंकि इन्होंने इससे पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि इंडिया मस्ट बी अ सॉवरेन कंट्री। क्लियर हो गया? और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान को भेजी गई थी, दिस वाज द रीजन, इन्होंने भेजने के पीछे एकमात्र रीजन था कि ये कैबिनेट मिशन प्लान भी नहीं चाहता, अंग्रेज नहीं भी चाहते थे, क्योंकि उस समय जहाँ पर महात्मा गांधी जो थे वह एक कंप्लीट इंडिया चाहते तो वहीं मुस्लिम लीग जो था एक डिवाइड इंडिया चाहता था। क्लियर हो गई? वहीं पर यदि हम बात करें तो सारे कम्युनिटी अलग अलग अपने प्रिविलेजेस को लेकर लड़ रहे थे। और इस मैटर को लेकर के जब ये विचार फाइनली हम कह सकते हैं कि जब एक कैबिनेट मिशन के पास गया तो उस समय क्लेमेंट एटली भी चाहते थे कि एक भारत स्वतंत्र भारत ही बने। इसको लेकर के ये समस्या जो चल रही थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही थी, दलित जो अपने प्रिविलेजेस मांग रहे थे, सिख अपने प्रिविलेजेस को मांग रहे थे, लैंडलॉर्ड्स अपने प्रिविलेजेस को मांग रहे थे, तो इस सभी में जो लंबी लंबी विवाद चल रहा था, इस विवादों को खत्म करने के लिए फाइनली एक ऐसा प्रोविजन इन्होंने भेजा भारत को जो कि सब लोग उसे स्वीकार करें। और वह था कि एक भारत को हम आज़ादी देंगे। लेकिन पुनः मुस्लिम लीग ने इस बातों को स्वीकार नहीं किया। वो कहा कि ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सेप्ट बट आई वांट डिवाइड इंडिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस बिल व्हाट यू हैव ब्रॉट। ठीक है? तो जब एक कैबिनेट मिशन प्लान फिर पुनः इंग्लैंड जब रिटर्न होकर के चला जाता है, तब ये चुनौतियां बनती कि अब तो भाई साहब कुछ करना पड़ेगा। और उसी के बाद फिर फाइनली क्लेमेंट एटली जो थे, इन्होंने एक बिल को पारित कराया जिसका नाम हुआ इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। ठीक है? इंडिया इंडिपेंडेंट बिल, जो 4 जुलाई 1947 को 1947 को सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन में लाई गई। लेकिन यह जो बिल था, यह बिल पारित कब हुआ? यह बिल साहब पारित होता है 15 जुलाई 1947 को, यानी 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन से क्या होता है? पास हो जाता है। और यहाँ से पास होने के बाद 16 जुलाई 1947 को यह बिल पारित होता है हाउस ऑफ लॉर्ड से। कहाँ से होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित होता है। और एक दिन के बाद यानी 1 डे आफ्टर 18 जुलाई आता है, 18 जुलाई 1947, और इस दिन क्लेमेंट एटली ऑफिशियली ये अनाउंस करते हैं कि इंडिया विल बी अ सॉवरेन कंट्री बट इट विल डिवाइड इनटू 2 डोमिनियंस। क्लियर हो गया? लेकिन भारत जो होगा कितने डोमिनियन में बटेंगे? 2 डोमिनियन में बटेंगे। 1 विल बी इंडिया और 2 विल बी पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि 2 डोमिनियन में बटेगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटेंगे। और ये दोनों जो बट रहे थे ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर ही बांटने की बात हुई थी, क्योंकि जिन्ना धर्म के आधार पर पाकिस्तान की बंटवारा किए थे। जी ओके। अब क्या होती है कि जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो वहां पर भी एक चुनौती बनी थी। और चुनौती जो बनी थी, चैलेंज जो थी, वह था प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नर जनरल का। और इसको देखते हुए फाइनली व्हाट हैपेंड देयर, हुआ क्या
कि ये भी स्पष्ट कर दी गई कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल हैव द सेपरेट प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर जनरल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका सेपरेट होगा। लेकिन टिल नाउ या टिल जब तक दोनों की संविधान बन नहीं जाती है तब तक हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल बी द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू विच इट विल बी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब तक दोनों की संविधान नहीं बन जाती है अलग अलग तब तक हम कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसी को संविधान माना जाएगा और दोनों देश अपने साथ अपने संविधान के रूप में इसी तरह से चलते जाएंगे। और इसी के साथ हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया गया। और वहीं यदि हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना जी को बनाया जाता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में पंडित नेहरू को बनाई जाती है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को बना दिया जाता है। और इसके साथ दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर तथा गवर्नर जनरल दोनों को सेपरेट मिल जाते हैं और दोनों का संविधान सभा की बात होना शुरू होती है। फाइनली व्हाट हैपेंड ये होती है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 389 हमारे पास टोटल मेंबर थे व्हेन जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ था। क्लियर हो गई। जब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन में बट गए तो डोमिनियन में बटने के बाद हमारे इंडिया के पास 299 हमारे पास मात्र मेंबर बच गए। मतलब हम कह सकते हैं कि मोटा मोटी यदि देखोगे तो कितना बच गया 90 हो गया ना। ये 90 जो मेंबर थे किसको मिल गए पाकिस्तान को चले गए। क्लियर हो गई। और भारत और पाकिस्तान जब दोनों अलग हुए तो भारत के पास टोटल मेंबर की संख्या मात्र बच गई 299। और जब हमारा संविधान बन के शुरू होता है बन गया तो 26 नवंबर 1949 को 1949 को जब संविधान बनी और जब सिग्नेचर की बात हुआ तो इस समय अब याद रखना टोटल यदि हम 389 की बात करते हैं तो 389 मेंबर्स में टोटल महिलाओं की संख्या जो थी विमेन का 15। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ आज़ाद के बाद जब हमारे देश के संविधान में पर 284 लोगों ने 284 लोगों ने जब सिग्नेचर किया, ठीक है, ऐसे पार्टिसिपेट किए थे 289, लेकिन सिग्नेचर करने वाले 284 थे और इसमें से महिलाओं की संख्या जो थी मात्र 8 था। कितना था 8 था। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों साथ थे तो उस समय टोटल उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी 15। लेकिन जब भारत के संविधान पर सिग्नेचर हुआ तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी 8। मीनिंग क्लियर हो गई। हंसा मेहता के नाम सुने हो तो 2 महिलाओं के नाम हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ संविधान का फाइनली निर्माण किया जाता है और इस तरह से कैबिनेट मिशंस की जो प्रपोजल थी उसको भी फिर हमने अस्वीकार किया क्योंकि भैया ये चाहता था कि दोनों साथ हो जाए, लेकिन नहीं मानने के कारण फिर ये अंततः जाती है प्रपोजल लेकर के और इंग्लैंड की सरकार फिर इस प्रपोजल के लेकर के आती है कि अब हम आपके पास 3 ऑप्शन देते हैं। पहले तो 2 डोमिनियन में हम तुमको बांट देते हैं साहब। उसके बाद ऑप्शन 3 था कि विथ इंडिया विथ पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंट। मीनिंग क्लियर हो गई। और इसी के साथ यदि देखा जाए तो फाइनली हम कह सकते हैं कि भारत में क्या होती है। अब लेक्चर लंबी सुन लो पहले। अब इसके साथ होती है कि जब इंडिया 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जब आज आता है तो इसके साथ देश आज़ाद हो जाती है। अब आज़ाद होते ही हमारे पास टोटल जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थे वह 552 बच गए थे। कितने बच गए 552 हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स बच गए। अब ये 552 प्रिंसली स्टेट्स में देखा जाए तो लगभग हम कह सकते हैं 549 जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि हम भैया भारत के साथ जाएंगे। किसके साथ रहेंगे हम भारत के साथ जाएंगे। अब बच गए कितने 3 बच गए। ये 3 कौन कौन थे। ये 3 थे जूनागढ़ कौन थे और एक था हैदराबाद और एक था जम्मू एंड कश्मीर। अब ये तीनों जो थे बड़ा नटखट बच्चे थे। ये कहते थे कि नहीं भारत के साथ मिलेंगे नहीं, हमें स्वतंत्र रहने दो। क्लियर हो गई। जिसमें हैदराबाद तो और ज्यादा नटखट करता था। ये कहा कि चारों तरफ से भारत रहो बीच में हम स्वतंत्र एक देश रहेंगे। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब इनको ये पता नहीं था कि अंग्रेज के हाथ में कुछ नहीं है। अब हमारे देश के जो गृह मंत्री बन गए हैं वो थे साहब पटेल साहब। ठीक है। कौन थे ये थे भाई साहब पटेल साहब थे। ठीक है। अब आज हम इंडिया के यदि मानचित्र को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है दिया हुआ है भारत का मानचित्र ये हमारे पटेल साहब के दिया हुआ है। इन्होंने सबसे पहले जूनागढ़ से बात की है। जूनागढ़ के जो राजा था इनसे बात करने की कोशिश की, कहे कि भैया तुमको जो प्रिविलेज चाहिए जो तुम्हें अधिकार चाहिए कुछ अलग से तुम्हें एडिशनल चाहिए तो बोलो हम तुमको देते हैं। इन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह जिन्ना के विचारों में ओतप्रोत हो चुका था
और पाकिस्तान भी चाहता था कि समुद्र पार एक ऐसा हमारा क्षेत्र मिल जाए जिससे कि हम भारत में दिन प्रतिदिन अपने छवि को बनाए या भारत को बदनाम करें, भारत को परेशान करें और उसको हम पाकिस्तान के कब्जे में ले लें, क्योंकि ये हमारा कच्छ वाला क्षेत्र था। मीनिंग क्लियर हो गई? ये हमारा गुजरात का समुद्री पार वाला इलाका था और ये चाहते थे। अंत में हमारे पटेल साहब ने यहाँ रेफरेंडम करवाए। रेफरेंडम समझते हो? जनमत संग्रह। तो हम जूनागढ़ में साहब रेफरेंडम के द्वारा हम जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। जब रेफरेंडम हुई तो लगभग 60% जो वहाँ की जनसंख्या थी उन्होंने कहा कि आई विल बी पार्ट इन इंडिया, हम भारत के पार्ट रहेंगे। और 40% जो जनसंख्या थी वहाँ कहा कि हम पाकिस्तान के जाएंगे। अब मेजोरिटी किधर हो गई? 60% की हो इसको भारत में। और यहाँ का जो तानाशाह या कह सकते हैं यहाँ का जो हीरो था वो भाग के चला गया पाकिस्तान। और सोचो जिन्ना जी ने कितना बड़ा खेल खेला कि जैसे यहाँ से जूनागढ़ का हीरो भागता है उसको वहाँ जाने के बाद कैबिनेट का मंत्रालय दे दिया जाता है। सोचो कितनी बड़ा राजनीति वहाँ पर भी होती है भारत को बर्बाद करने के लिए। क्लियर हो गया? और उस जूनागढ़ का जो नेता था जो कहता था कि हम भारत में रहेंगे लेकिन स्वतंत्र लेकर बन के रहेंगे, इस इंसान जैसे ही पाकिस्तान भागता है तो क्या मायने सी बात है कि क्या बिना राजा का कोई शासन चल सकता है? राजा भाग गया, अब इसको शासन करने के लिए कोई तो चाहिए, अब कौन रहेगा? तो मायने सी बात है कि कोई राजा, तो राजा भारत बनेंगे। इस क्षेत्रों को हम रेफरेंडम के तहत भारत में मिला लिया। अब हुआ हैदराबाद, ये बड़ा नोटी खेलता था हमारे साथ। ठीक है, ये कहे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, अब चारों तरफ से भारत रहेगा, बीच में हम रहेंगे। बहुत सारे पटेल साहब जी ने इनसे बात किए, समझाने की कोशिश किए, कहे कि जो तुम्हें चाहिए तुम बोलो, प्यार से बोलो, मैं दूंगा। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुनने को तैयार हुआ। अंत में पटेल साहब जी ने कहा कि चलाओ भाई पोलो ऑपरेशन पोलो, समझ आ गई? इन्होंने कहा चला दो। सेना को कहा गया कि जाओ और निजाम को अरेस्ट करके लाओ। तो पहले वो का तो सेटिया गया है, समझ आ गया? निजाम साहब देखे जब कि हमें चारों तरफ से भारतीय सेना क्या है, घेर चुकी है। आज न कल 1 न 2 घंटे के बाद हमें अपने हथियार रखना होगा और सरेंडर करना होगा। अंत में इन्होंने सरेंडर करिए दिया कि मैं भारत का ही अंग रहूंगा, माफ कीजिएगा गलती हो गई। इसको भी मिला लिया सेना के तहत। तो इसको हमने कैसे मिलाया? आर्मी के हेल्प पे। यहाँ के बाद पटेल साहब आगे बढ़ गए जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ा गया क्योंकि हमारे इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर कर दिए देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री हूँ तथा विदेश मंत्रालय मेरे पास है, इसलिए पटेल यू मस्ट मूव टू दिल्ली, आप दिल्ली आ जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिल्ली। वो जब मन होगा तब उसको मिला लेंगे, उसमें आप इंटरफेयर मत करो। आज तक ये झमेला खड़ा रह गया। क्लियर हो गई? नहीं तो उस दिन यदि हमारे पटेल साहब को ये भी अधिकार मिल गई होती तो इसे भी बहुत प्रेम से मिला लिए होते और कोई दिक्कत नहीं थी। मायने सी बात है, जब 1948 में पाकिस्तान के कबीलाई पठान ड्रेस में जब जम्मू कश्मीर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के रियासत पे जब उन्होंने चढ़ाई किया, भेष बदल करके, सारे उस पाकिस्तानी सेना थे और रंग रूप बदल के, कपड़ा का चेहरा बदल करके उन्होंने जब जम्मू कश्मीर में एंट्री मारा तो खास तौर पे जम्मू कश्मीर के, मानता हूँ कि इस्लामिक या मुस्लिम बहुल्य थे, लेकिन उन्होंने उस समय राजा हरि सिंह को भी मदद किया तथा देश की सेना को भी मदद किया था। उन्होंने कहा था कि सभी जो मुरेठा वाले आ रहे हैं, पठान ड्रेस में सब जो आ रहे हैं, ये सारे के सारे कोई भी जम्मू कश्मीरी नहीं, ये सारे पाकिस्तानी सेना है जो रूप बदल के देश में घुसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कबीलाई। ठेठ भाषा में कबीलाई की बोले तो MCC के नाम सुना था बिहार में? नक्सलाइट के नाम सुने हो? माओवादी के नाम सुने हो? तो आज के डेट में हम लोग जिसको माओवादी बोलते हैं, नक्सलाइट बोलते हैं, उसे उस समय हम बोल सकते हैं कबीलाई। क्या बोलते हैं? कबीलाई। अब उन्होंने क्या हुआ कि भारत के जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना रूप बदल के पाकिस्तान के सेना के सहयोग से घुसाया जा रहा था। उनका मसौदा था, जिन्ना जी लियाकत अली का एक कंसेप्ट था, वहाँ के सेना प्रमुख का कंसेप्ट था, पहले घुसो तो उसके बाद एक ही बार हवाला, मतलब एक ही बार धावा बोल देना है। लेकिन आइडेंटिफाई हो गए। इसी में कहीं कहीं नाम आता है शेख अब्दुल्ला के भी नाम, जिस पे आपने सुना होगा कि राजा हरि सिंह उठा के जेल में डाल दिए थे। मामला बहुत गंभीर थी साहब। ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, यही कारण बन गई थी। ठीक है, अब अंत में वो इंडिया में एंट्री मार लेता है। भारत में लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक उनकी पहुंच बन जाती है। राजा हरि सिंह जो यहाँ के राजा थे, वो बार बार देश के प्रधानमंत्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन लगता है हमारे भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय क्या नाम है, लॉर्ड माउंटबेटन के पास फ़ोन आती है। अब यहाँ पर गेम हो जाती है।
लॉर्ड माउंटबेटन तथा उस समय हमारे सेना रक्षा मंत्री मेनन के नाम जानता होगा, जिन पे बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। देखिए वो भी कम नेता नहीं है, अगला नेता तुम ही को बनाया जाएगा। देख रहे हैं कितने मजेदार से बोल रहा है, मतलब वो लड़का पढ़ा है। कहा जाता है कि नेहरू जी के इतने प्रिय थे कि इतने घोटाला किए कि जहां पर सेना को थार चाहिए था वहां पर 20 साल से जो पड़ा हुआ था गैरेज में ढकेले वाला जीप, उसको जाके खड़ा कर दिया गया था। ऐसे हमने हार की मुंह देखनी पड़ी। 1962 में भी यदि हम चीन से हारे तो उसके पहले उसके पीछे एक रीजन था, वह हमारा मेनन थे, ठीक है। और नेहरू जी आज तक उस पर किसी कार्रवाई नहीं की। पता नहीं कौन सी इनको डर लगती, कौन सी मोहब्बत होती थी, मुझे आज तक नहीं पता लगा। अब आगे हम बात करेंगे भी नहीं, ठीक है। राजा हरि सिंह बार बार कांटेक्ट कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री से, भाई हमें मदद करो, हमें पाकिस्तानियों से बचाओ। मैं भारत का अंग पहले भी था, आज भी वो आगे रहूंगा, जब कहोगे तब हम साइन करके आप में मर्ज कर जाऊंगा, लेकिन मदद करो। 24 अक्टूबर की बात थी। 24 अक्टूबर को हरि सिंह हल्ला बोल रहे हैं सुबह से कि पाकिस्तानी सेना भारत के जम्मू कश्मीर में चढ़ चुकी, मुझे मदद दीजिए, मदद दीजिए। पता नहीं क्या हुआ, नहीं तो मेनन जी, सॉरी, ये जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो नेहरू के चढ़ा दिए। और उनका भी दिमाग काम नहीं किया। प्रधानमंत्री की इच्छा, प्रधानमंत्री, उनका दिमागों नहीं काम किया। उनको कह दिए कि आप जब तक राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं करते हैं तब तक हम सेना भेजेंगे नहीं। तब तक पाकिस्तानी सेना भारत के क्षेत्रों में घुस गई, अच्छा खासा जमीन जो बताया 20,000 चढ़ गई, हम कुछ नहीं बिगाड़े। अंत में 25 अक्टूबर के शाम में सिग्नेचर होता है, रात हो चुकी थी। सिग्नेचर जैसे राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे करते हैं, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कल अहले सुबह, मतलब सूर्योदय होगा, अब भारतीय सेना कार्रवाई करेगी। रातों रात एयरलिफ्टिंग, जहाज जैसे भी था, हमने अपने सेनाओं को जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश किया। मॉर्निंग होती है, भारतीय सेना मोर्चा संभाल लेता है, और इस मोर्चा संभालने के बाद पाकिस्तानी सेना जो थे, इनको ठोकना बजाना, पड़ाका छुड़छुड़िया खेलना शुरू कर देते हैं, और मारते गाते बजाते सोचो कि भारतीय सेना इनको पीटते पहुंचते लाहौर पहुंच जाता है। कहां चल जाता है? लाहौर। मतलब हम कह सकते हैं लाहौर को लगभग हम कब्जा में कर लिया था। लाहौर को मैं जीत चुका था साहब, चाहते तो उस समय भारत की राजधानी घोषित कर सकते थे, दिल्ली नहीं, लाहौर भारत की राजधानी हमने घोषित कर लेते। फिर इनका प्रेम समझ में नहीं आया। अब इनको फिर मैंने सब चढ़ा दिया, चल गए यूएन। अपना दिमाग ही नहीं था। जब जाने की बात हुई उस समय ही पटेल साहब ने कहा था कि साहब यूएन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको खाली बोली ना कैसे सोच होगा, सोच भी कर देंगे, मिला लेंगे, और आज कहेगा तो अभी लाहौर को राजधानी घोषित कर देंगे। लेकिन बार बार नेहरू जी को कहीं ना कहीं डर लगती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि ऐसा नहीं कि पटेल का वर्चस्व बन जाए और अगला प्रधानमंत्री का रास्ता ले लो, हमारी कुर्सी खत्म। दिस इज राजनीतिक डर, ठीक है। यह चुनौतियां ने कहीं न कहीं देश को इस स्थिति में ले आया। और यहाँ पर तो यूएन में पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका और इंग्लैंड भी गुट खेल गया। गुट खेला क्या कि शांति प्रस्ताव पारित कर दिया, फ्लैग मार्च करवा दिया, उजला झंडा फहर गई, दोनों सेना जहाँ थे वहाँ खड़ा हो गया। लेकिन बहुत एक अच्छी बात थी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक प्रोविजन दिया गया था कि पाकिस्तानी सेना जो भारतीय क्षेत्र यानी कश्मीर के क्षेत्रों पर जो चढ़ाई कर चुका, अतिक्रमण कर चुका है, वो अपने क्षेत्र में रिटर्न हो जाए, उस क्षेत्रों को छोड़ दे। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जिस क्षेत्रों तक चढ़ा, उस क्षेत्रों को वो अपना एक दहेज के रूप में मान लिया, मानो कि उसको दहेज मिला, और तंबू गाड़ के रहना शुरू कर दिया। तंबू समझते हो ना, झोपड़े पट्टी। और आगे चल के उसी को हम लोग POK कहते हैं, समझ में आ गई? वो गाड़ दिए, जो कि यूनाइटेड नेशन के कहे गई बातों को उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। सोचो, एक छोटा सा देश। अच्छा आप सोचो, कहीं भी लड़ाई होता है, थाना में कौन जाता है? जो जीतता है युद्ध वो जाता है, थाना में केस करे, जो हारता है वो जाता है। अब तुमसे प्रश्न एक है कि बताओ, हम जीत रहे थे कि पाकिस्तान जीत रहा था? हमको जाना चाहिए था यूनाइटेड नेशन। किसको जाना चाहिए था? जो गया कौन? सोचिए, बुद्धिजीवी कौन थे? अब यहीं से सोचो कि हमने अपने देश को कहां लेकर खड़ा कर दिया। हम जीत रहे हैं, हम चल गए लाहौर तक,
अब हम ही जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। हाय रब्बा, का यार आपकी दिमाग थे, आपसे तो अच्छा हमारे बिहार के वो एक नेताजी प्रधान पीएम लायक था उस समय। अरे जो हारता है वो ना किसी से मदद मांगता है, कि जीतने वाला मदद मांगता है। अभी तक इतिहास रहा है कि हम युद्ध जीतते हुए हम हेल्प मांगे। पता नहीं क्या स्थितियां बनी गई थी। अब सोचो, हम उस समय भी थे ऑप्शन रख सकते थे कि पाकिस्तान ऐसा करो बेटा, तुम ले हमसे लाहौर और हमरा दे दे पीओके। कर सकते थे इस समय। अदला बदली नहीं ने किए, अभी तक लटका के रख लिए ना। 1965 में हम फिर लाहौर को कंप्लीट जीत गए थे, चारों तरफ से जीत गए। यहां तो मानो कि थोड़ा सा छोड़ियो दिए थे कोना, लेकिन 65 में तो पूरा लाहौर को जीत गए थे, चारों तरफ से केवल भारतीय सेना। फिर तो कह सकते थे कि बेटा लाहौर ले और पीओके दे, कह सकते थे। 1971 में तो सबको ही पढ़े हो कि कराची को हमने जीता था, और कराची में पाकिस्तानी सेना जो था 90,000 प्लस पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, पता है। जहां पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अपना हथियार भी भारतीय सेना प्रमुख के सामने दिया, और वह अभी भी हथियार हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में पड़ा हुआ है, एग्जीबिशन शो में पड़ा हुआ है। 1971 में कराची, जहां पर पाकिस्तानी सेना ने मुंह खाया, कहा कि ले भैया सब हथियार तुम्हारे सामने, अब जो कहो हम लोग खाली आते हैं, सरेंडर कर गए। फिर ऑप्शन में कितने हमें ऑप्शन मिला था पाकिस्तान को राजधानी घोषित करने का, और तीनों बार किनकी सरकार, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। हम नेहरू का है कहेंगे। यहां पर पंडित नेहरू जी, यहां पर इनके प्रधानमंत्री शास्त्री जी, और यहां पर इनकी बिटिया इंदिरा जी। एम राइट? यानी 3 बार हमें अवसर मिला। इसको कौन प्यार कहिएगा, पुत्र प्रेम, पत्नी प्रेम, कौन सी प्रेम? इस तरह से हमारी प्रेम रही, और यह प्रेम आज भारत के मानचित्र में, और वो तो छोड़ो, पाकिस्तान इतना घटिया आदमी है कि हमारा क्षेत्र को ये जो है ये चीन को दे दिया है। और दहेज में जिस तरह से पुर्तगालियों ने हमारा महाराष्ट्र यानी बॉम्बे के क्षेत्र को देकर के अपने बेटी कैथरीन को ब्याह कर दिया था अंग्रेजों से, पाकिस्तान ने हमर जमीन दे करके चीन को खुश कर लिया। वाह रे जवाना, बताइए पाकिस्तान हमसे मजबूत था या हम मजबूत थे? हम बार बार यूनाइटेड नेशन के पास जा रहे थे, सीधी सी बात है साहब। तो ये सोचो, ये क्षेत्र की जब आप स्टडी करते हो, ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र हमने किसको दे दिया? सॉरी, ये वाला क्षेत्र कश्मीरी दीवार जो है, बलित है ना, दिसदेशो सर, ये जो क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र हमने दे दिया है चीन को दहेज में। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ना, हम ज्योग्राफी का पार्ट पॉलिटी में पढ़ा दे रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना। क्लियर हो गई? ये हालात हमारी बनी थी। तो चलिए अब ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है, नहीं तो आपको भी गुस्सा आएगा, हम तो गुस्सा हो ही गए हैं। ये टॉपिक ही पढ़ाने में हमको पारा हो जाती है खराब, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा साहब। आ जाओ, तो थोड़ा सा हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो लिखा जाए भैया, लिखो क्या लिखना है? कैबिनेट मिशन प्रोपोजल या प्लान 1946। कहानी मजा आ गई ना? एकदम पक्का मजा आएगा। तो लिखो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। अरे सिर अंदर जो शेर उसको जगाओ, हम लोग का शेर ही तो नहीं जग पा रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो बना चुके हैं। समस्या है कि जिस दिन हम अपनी ग्रीड और अपनी लालच छोड़ देंगे उस दिन पाकिस्तान हो जाएगा। हम समस्या है, एक दिन और बताया था, समस्या है कि हम अपने देश की सरकार पे हमारी ट्रस्ट नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं बीबीसी के डॉक्यूमेंट पे भरोसा कर लेते हैं। एक दिन और बताए थे ना, जिसका प्रधानमंत्री खुद भारत के 45 लाख लोगों को मारने का मुजरिम है, जब 1945 में बंगाल में सूखा पड़ा था। और वही चर्चिल जिन्होंने कहा था, जब बंगाल में हमारा अकाल पड़ा था, वहां के गैजेट के अनुसार कहता है कि 15 लाख बंगाल में लोग मारे गए थे भूखे प्यासे। वह बच्चा अपने माँ के गोद में प्राण त्याग दिया था, क्योंकि उसे पानी और खाना, दूध तक नहीं मिला था।
और 15 लाख इंग्लैंड के गैजेट के आधार पर कहा जाता है कि 15 लाख बंगाल में बंगाली लोग मारे गए भूखे प्यासे, क्योंकि इतनी बड़ी अकाल थी। लेकिन भारत के गैजेट कहता है कि लगभग 30 से 45 लाख के बीच में लोग मारे गए हैं। चलो हम भारत नहीं मानते, वहीं का गैजेट मानते, 15 लाख मानते हैं ना। जब चर्चिल के सामने यह प्रपोजल गया था विधानसभा में, वहां का जो लोकसभा था, उन्होंने क्या बोला था? इंडियंस रैबिट्स बियर द बेबीज, यानी भारतीय जो है खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, मरने दो, छोड़ दो। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द चर्चिल। और हम उसके डॉक्यूमेंट पे आज देश में हल्ला बोल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री पे प्रश्न उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 500 रुपया महीना देते हैं तो मोदी ठीक, घर में गैस दे रहे हैं तो मोदी ठीक, ब्याह करने के लिए पैसा दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं तो मोदी ठीक। लेकिन जब सीए पे बात होती है तो कोरोना हो जाए, मोदिया तोरा कोरोना हो जाए। दिस इज द इंडिया। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश की आस्था ही हम भुला चुके हैं और हम उनको याद करते हैं जहां से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि देश की एकता, यूनिटी हमारी खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं हम अपने देश की जो हमारी मर्यादा है, इस मर्यादा को हम लांघ देते हैं। इस देश में ऐसे ऐसे नागरिक हैं जब सीए के विरोध करने के लिए विदेश से फंड के आधार पर शाहीन बाग में 2-2 महीने, 1-1 साल बैठ जाते हैं और मुर्गा कबाब खाते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आती है, हम बांग्लादेशी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन चीन में जो मुस्लिमों के साथ, रुइगर मुस्लिम के साथ होता है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। वहां मानवाधिकार की बात नहीं करते हैं। हम तो प्रश्न पूछते हैं वैसे लोगों से कि जो खास तौर पर म्यांमार से जो हैं, क्या नाम है उनको, रोहिंग्या, म्यांमार के बगल में चीन वो नहीं जाते हैं, वो 50 किलोमीटर नहीं जाते हैं, लेकिन वो 5500 किलोमीटर चल करके वो जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं। व्हाट्स रीजन? इसका रिजल्ट जवाब दो। और तुम क्यों उसका नेतृत्व कर रहे हो? तो बगल में 50 किलोमीटर पर है देश, उसमें नहीं उजारा है रहने के लिए। 50 किलोमीटर बगल में है ये चीन, वहां पर जाने का तैयार नहीं है, लेकिन 5500 किलोमीटर चल करके जम्मू कश्मीर में रहना चाहता है और तुम उसका सपोर्ट करते हो। उन लोगों को रोड पे खड़ा करके उनसे पूछने लायक है, और न बताने के बाद एक डिक्टेटरशिप, हिटलर शाही नियम देश में होना चाहिए, मार थापड़, तब जाके इनको समझ में आएगा कि कानून क्या होता है और देश की सोवरेनिटी और यूनिटी क्या होती है। कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं, अपने देश के ही यूनिटी पे प्रश्न उठाते हैं। तो हम लोग जो बात करते हैं नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीयता पर ही हम खुद प्रश्न उठा रखे हैं, और इसीलिए विश्व के देश हम पे प्रश्न उठाते हैं। क्योंकि ऐसे किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पे गाली नहीं दी जाती है। यहाँ पर यदि फायदा है तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा सरकार ने कानून लाया तो गाली हम देना शुरू कर देते हैं रोड पर, है ना। यह हमारे देश की यूनिटी हो गई है। माफ़ कीजिएगा, बोलना तो नहीं चाहिए, बोला हूँ, जो सच है बोलना तो पड़ेगा। ये देश की राजनीति क्या है। चलें आगे। तो लिखा जाए भाई, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, when election was held in Britain in 1945, a liberal government under Sir Clement Attlee, a liberal government under Sir Clement Attlee of Labour Party was in functions, where on 14th March 1946, the Prime Minister of London, Mr. Attlee, इटली मत लिख लेना, Attlee announced that Indians have also right to be independent. इसको रट जाना, किसी ने भारतीय के बारे में बोला था, that Indians have the right to be independent.
rise to be independent, where a commission या a committee was established, where a committee was established in which there were three members, in which there were three members. Number one, a Stafford Cripps. A Stafford Cripps. A Stafford Cripps, ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन थे, यूपीएससी में पूछेगा. सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड बोर्ड. सेकेंड नेम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. एंड A.B. Alexander, Minister of Navy, which were famously known as cabinet mission. नेवी 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 ब्लू करते हो ना, दिस इज नॉट पानी वाला. नेवी वह फेमसली नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान given the provisions, given a provisions. provision नंबर 1 यहां तक क्लियर हो गई. पहले इतना का जवाब दो, ओरल पूछ लेता हूं. इंग्लैंड में कौन सी सरकार बने 1945 में? लेबर पार्टी की. उसके प्रधानमंत्री कौन बने? क्लेमेंट एटली. वो उनका विचार कैसा था? लिबरल. किसके प्रति? इंडियन के प्रति. इंडियन के लिए उन्होंने एक प्रपोजल दिया था, अनाउंस किया था संसद में. क्या कहा? इंडियन हैव द राइट टू बी इंडिपेंडेंट. कब इन्होंने अनाउंस किया? 14 मार्च 1946 को. क्लियर हो गया. उन्होंने क्या बनाया? वन कमेटी, है ना, एक कमेटी बनाया. उस कमेटी में कितने मेंबर? कॉपी अब नहीं देखना, ओरल बोलो. कितने मेंबर? 3 मेंबर में कौन कौन? तीनों कौन कौन फील्ड संभाल रहे थे? उसको बाद में किस नाम से जाना गया? कैबिनेट मिशन. इन्होंने क्या क्या प्रस्ताव दिया, अब उसको लिखना है ना. नंबर 1 प्रपोजल नंबर 1 याद हो गई ना. यहीं पढ़ाई का मतलब ऐसा, पहले भाषण सुनने का, देन लिखने का, है ना. तो भाषण नंबर 1 यानी प्रोविजन नंबर 1, इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. या इंडिया विल बी अ यूनियन, ऐसे करो. इंडिया विल बी अ यूनियन कंसिस्ट ऑफ, इंडिया विल बी अ यूनियन कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स. एंड प्रिंसली स्टेट्स हो गया. लिखेंगे. There were 3 lists. There were 3 lists. Federal, a state and फेडरल के बगल में यूनियन लिख लेना. यूनियन की बात हो रही है ना. यूनियन, स्टेट एंड कनकरेंट. along with them a residuary powers which will be vested in the central government, आगे. ट्राई टू यूनाइट यूनिटी ऑफ इंडियंस. फॉर इट द डिमांड ऑफ पार्टीशन
India, the demand of partition India by Muslim League was denied. Next, a constituent assembly will be established in which the representatives will come from will be established in which the members will come from state legislative assemblies and princely estates. Where the members of constituent assembly will be elected indirectly by a state legislature या state legislative assembly, not on the basis of senior citizenship. Next, there will be a representative on per 10 lakh people या population हो गया. नेक्स्ट, एंड अगला पॉइंट, representatives of the community will be distributed. Representative of the community will be distributed in 3 groups. Muslims, लिखते जाओ, Muslims, Sikhs, generals. मुस्लिम, सिक्स, जनरल्स. मुस्लिम से लिखिए टोटल कितने थे. एग्जाम में गलती से पूछेगा तो मुझे मत बोलिएगा कि मास्टर साहब ने नहीं पढ़ाया. तो इसको हम तोड़ करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने पहले तोड़ा था. पहले हमने कितना किया था, 389 हमारे पास टोटल मेंबर्स है ना. इसको हमने कैसे तोड़ा था, 296 इज टू 93. ये 93 कौन थे, प्रिंसली थे, है ना. और 296 को फिर हमने कैसे तोड़ा था, 2 भागों में, 292 इज टू 4. तो 292 कौन थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे. ये कौन थे, ये हमारा ब्रिटिश प्रोविंस था. ठीक है. और ये 4 कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नरी क्षेत्र था, जिसमें हमने पढ़ाया था ABCD. A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली. पढ़ाया था ना. अब इस आधार पे टोटल जो हमारे 389 जो मेंबर्स थे, ये 389 मेंबर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम देखेंगे कि मुस्लिम्स को कितना मिला, सिख्स को कितना मिला तथा जनरल को कितना मिला. तो एक जगह पहले ब्रैकेट में इस चीज़ों को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम तोड़ेंगे. ठीक है. तो मुस्लिम को मिला 213, सॉरी सामान्य को मिला 213, 213. जनरल को मिला जो 213, मुस्लिम्स को मिला 79 और सिख को मिला 4. 79 एंड 4 काउंट कर लेते हैं. 9 3 12 और 4. सॉरी उल्टा हो गया ना.
चलो भैया कोई बात नहीं है, चलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 79, यहाँ पर हो जाएगा 4। क्लियर हो गई? तो सॉरी 79, ठीक है 79, 4 और 213 है ना, 3 9 3 12 4 1 है ना, 7 और 2 9 और फिर कितना बच गया 2, यानी इलेक्शंस कितने हुए थे 295 थे। क्लियर हो गया? टोटल मेंबर कितने थे 389, 96 हो रहा है, देख लो 9 4 13 3, हाँ सॉरी, ठीक है, यानी 296 आ गया ना हमारा। इलेक्शन कितने पे हुए 296 पर हुए ना, और 296 पर जब हमारे इलेक्शंस हुए तो मायने सी बात है कि जनरल कितने लेकर के आए सीट 213, मुस्लिम्स कितने लेके आए और सिक्स कितने लेके आए। मीनिंग क्लियर हो गया? ये आपको एग्जाम में यूपीएससी में पूछा हुआ है, इसको याद कर जाना है। जल्दी से करेंगे, बी फास्ट। हो गई ना सर? जल्दी करो सर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, ये पूरा जो हमारे इलेक्शंस हुई थी, ये पूरे इलेक्शंस में कौन से ऐसा क्षेत्र था जहां से कोई सम्मिलित नहीं हुआ था? तो ये पूरे इलेक्शंस में एक हैदराबाद ऐसा था, हैदराबाद जिस क्षेत्र से कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। तो 2-4 नोट करके आप लिख लो, NOT नोट करके मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। और नोट का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो नंबर 1 लिखेंगे, फ्रॉम हैदराबाद princely no one was included as a representative of constituent assembly एक पॉइंट और लिखेंगे। दूसरा, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वार डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस BIP कर देता हूं। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ग्रुप्स, A, B और C, 3 ग्रुप्स। ए में लिखेंगे कुछ राज्यों के नाम, ए में लिखेंगे कुछ जैसे मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस। ए में मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, और लिखेंगे 2-4 नाम, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस एंड ओडिशा, सेंट्रल प्रोविंस एंड ओडिशा। पार्ट बी में लिखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंसेस, NF NWFP हो गया। पंजाब एंड सिंध, पंजाब एंड सिंध। और सी में लिखेंगे असम तथा असम प्लस बंगाल, असम प्लस बंगाल। तब तो क्लियर हो गई। यानी हमारे पास पहले तो हमारे यहाँ जो 1946 के इलेक्शंस हुए, यह इलेक्शंस हमारे कम्युनिटी के आधार पे हुई है ना। तो इस कम्युनिटी को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया? 3 भाग में। पहला हमारे तो कौन हुए, फिर कौन हुए, और तीसरा जो ये दोनों से बाहर रहे, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, यथुइस्ट, ईसाई, मतलब जितने भी रह गए ये 2 धर्मों को छोड़कर, वो सभी को कहाँ कंसीडर किया गया? जनरल में किया गया। क्लियर हो गई। और इस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शंस हुआ। और फिर हमारा जो ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंस था, इसको कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया? 3 भागों में। 3 ग्रुप था, ABC और ABC करके, और तीनों में कौन कौन सा क्षेत्र है इसको हमने सम्मिलित करने की कोशिश किया। अब हमारा इसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, इसमें अंतरिम गवर्नमेंट की बात हो गई। तो अंतरिम गवर्नमेंट अभी हमने पढ़ाया है ना,
तो अंतरिम गवर्नमेंट में सबसे पहले कितने मेंबर्स थे, और फिर क्वेश्चन होता है कि जब 2 महीना 1.5 महीना के बाद मुस्लिम लीग ने तैयार हुआ कि ठीक है मुस्लिम लीग का पार्ट हम अंतरिम सरकार के पार्ट होंगे, तो उस समय हमने साहब मुख्य रूप से 3 गो सीट खाली करवाया था, और 3 सीट खाली करवा करके कितने सीट खाली कराया, टोटल हमारे पास उस समय यदि मेंबर की संख्या जो थी वो हमारे पास 12 था। ध्यान देना कितने थे, 12 थे। लेकिन 12 में से हमने क्या किया कि 3 गो सीट को खाली करवा दिया, और 3 सीट खाली करा के मुस्लिम लीग से जो था हम 5 सीट को जोड़ा, और फाइनली हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अंतरिम सरकार हुई है ना, इंतरिम जो गवर्नमेंट हुआ, इसमें मेंबर की जो टोटल संख्या हो गई वह कितनी संख्या हो गई, 15। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट दिए गए थे वह हमारा था फिनांस का, वह लियाकत अली को दिया गया था। किसको दिया गया था, लियाकत अली खान को दिया गया था। मीनिंग क्लियर हो गई, जो बाद में पाकिस्तान के कौन बने, प्रधानमंत्री बने, पीएम बने। क्लियर हो गया। तो 5 मुस्लिम लीग के कौन कौन मेंबर आए, पहले क्वेश्चन हो गया, कौन कौन सम्मिलित हुए, उस पर भाई हमने भी स्टेटमेंट बताया कि एक कानून लेकिन 2 राज्य 2 देश चलाएंगे, एक किसने कहा ये हमें लिखवाएंगे। फिर ये 3 कौन कौन थे जिन्होंने अपने सीट को वैकेंट किया, और उसके जगह पर 5 मुस्लिम लीग को जोड़ा गया, ये सभी हमें देखना होगा। तो आगे लिखो इंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट लिखो, लिखेंगे ऑन द रिकमेंडेशन या ऐसे लिखेंगे, आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान, आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान अगस्त 1946, अगस्त 1946 इन द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड बेवेल, कौन थे वायसराय उस समय का, इन द चेयरमैन, लॉर्ड माउंटबेटन, अभी बेवेल है 47 में आएंगे, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड बेवेल, under the chairmanship of the Lord Bevel and deputy chairman, अंतरिम गवर्नमेंट was established, अंतरिम गवर्नमेंट was established, अंतरिम गवर्नमेंट was established where on 24th August 1946, on 24th August 1946 अंतरिम गवर्नमेंट was announced, अंतरिम गवर्नमेंट was announced chaired by Wavell, chaired by Wavell and the secretary was Pandit Nehru, in which there were 13 members, in which there were 13 members, but Muslim League was not participated, but Muslim League was not participated. आफ्टर पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, आफ्टर अ सीरियस टॉक मेड बाय वायसराय वेवेल टू मुस्लिम लीग, आफ्टर अ सीरियस टॉक मेड बाय वायसराय लॉर्ड बेवेल टू मुस्लिम लीग, फाइनली मुस्लिम लीग accepted to be part of Muslim League interim government on 26th October 1946, on 26th October 1946, डेट बाय डेट दे रहा हूं, जिनको याद नहीं हुआ याद रख लेना, एकदम खड़ा करेंगे बेंच पे, वैसी तरह लाइव कैमरा आपके तरफ हो जाएगा, फिर मेरे तरफ नहीं। क्या मैम हो गया? यानी पहले मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करने से, लेकिन फिर पार्टिसिपेट होने के लिए
किसके कहने पर? कौन वेबल थे? और क्या थे? अंतरिम सरकार के चेयरमैन थे। और अंतरिम सरकार के डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? पंडित नेहरू। क्लियर हो गई? टोटल कितने मेंबर थे उस समय? 13 मेंबर। कितने मेंबर को हटाया गया, मुस्लिम लीग को जोड़ा गया? 5 को जोड़ा गया। क्लियर हो गई? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट किनको दिया गया? कौन सी पोस्ट थी? इतना जल्दी याद हो गया? अब भुलाएंगे तो? अच्छा, नहीं भुलाएंगे, अच्छी बात है। देख रहे हैं ना मैम, कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो देखिए। हमारे नेताजी कल एब्सेंट हो जाएंगे। अब दोनों, अच्छा वो एब्सेंट होता, तुम क्यों एब्सेंट हो जाती है? हाँ, कौन सी? हाँ? अंदर की लाठी? वो अश्विनी अंधी है तो, और वो उनके लाठी है। माय गॉड, अरे जेब्रा क्रॉसिंग मैंने बनवा दिया है। कुछ नहीं तो एक बार ऐसे देना है, एक बार ऐसे, दोनों तरफ से। तो यहाँ कहाँ फास्ट चलती है? गलती से वो दिल्ली में देखो तो, बॉम्बे देखो तो, या गलती से आप औरंगाबाद में जो हाईवे बना है, मलेशिया जो बनाई है, जो कलकत्ता के दिल्ली से जोड़ता है बॉम्बे, सुने हैं ना? औरंगाबाद के देखे हैं हाईवे जो आपके यहाँ कलकत्ता जाती है, जो दिल्ली बॉम्बे जोड़ी है? एक तरफ से 3 गाड़ियाँ जाती है, और गलती से यदि आप 80 से नीचे स्पीड चल रहे हैं तो कन्फर्म रहे कि आपका एक्सीडेंट हो। मतलब पीछे मत देखिए, बढ़ते जाइए। हमारे औरंगाबाद में जो आज नहीं बनी है, वो बना हुआ हो गया 2001-2 का रोड है, डालिएगा, देख लीजिएगा। औरंगाबाद का जो NH है, जो कलकत्ता को जोड़ती है, जो औरंगाबाद, मोहनिया, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद होते हुए जो जोड़ती है ना, वैसे रोड पे कैसे पार होइएगा? गट्स बनाइए, डरना क्या है? नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती फिर करेंगे उसके साथ। ठीक है, क्लास आ जाना है, आने के बाद यहाँ पर यदि क्रॉस करने में दिक्कत हो तो किसी को कॉल कर देना है, ठीक है? मैम भी है, क्लास क्यों छोड़ना है? कॉल कर देना है। क्या आप लोग उनको रोड नहीं क्रॉस कराएंगे? आराम से रोड क्रॉस कराने में करना क्या है कि ऐसे हाथ पकड़ के अब बीच में रोड में लाके छोड़ देना है। अब तब देखना है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है। आप हाथ छोड़ करके थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, अब देखिए इनको, देखिए ना, कॉन्फिडेंस तुरंत आएगा। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा रुको, हम तुम्हें क्रॉस कराते, एक दिन में ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हाई हो जाएगा, और तो फिर भूल जाएगी, पूरा डर खत्म। रुको रुको रुको, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो आगे लिखो दादा, किसको किसको हमने सीट को खाली कराया। पॉइंट नंबर 1, 3 members got vacant the seat, got vacant the seat, 3 को मेंबर ने सीट को वैकेंट किया। सैयद अली जहीर, सैयद अली जाहिर नंबर 1। दूसरा नाम लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे शरत चंद्र बोस। ये तो पक्का बंगाली दादा होंगे। शरत चंद्र बोस। थर्ड नाम लिखेंगे सर सफात अहमद खां। ये भी अंग्रेज वाला नाम ले आया, कहां से था? सर सफात अहमद खान। ये 3 लोगों ने सीट को वैकेंट किया था। नाम याद रहेगा? एग्जाम में पूछेगा कि वो ये तीनों कौन सी पार्टी के आदमी थे? जाहिर, वो क्रिकेटर के नाम भूल गए, जहीर खान, ठीक है। ये तीनों कौन सी पार्टी के आदमी थे? INC, वेरी गुड, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही खाली किया होगा ना, तो ये तीनों ने खाली किया। हो गया? आगे लिखें, एंड 5 members फ्रॉम मुस्लिम लीग्स, 5 members from Muslim League, 5 members from Muslim League joined the
अंतरिम गवर्नमेंट, and now the total members of interim governments are, and now the total members of interim governments are 15 where जहां where लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान serve the post importantly of finance, लिखेंगे ऑन, ऐसे लिखेंगे आप, अगला पॉइंट करके डबल ट्रिपल स्टार मार के लिखना, सीधे कहना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर मुस्लिम लीग पार्टिंग विथ अंतरिम गवर्नमेंट, B.R. Ambedkar quoted, B.R. Ambedkar quoted, it is the law of Ambedkar, नाम नहीं जानते, B.R. Ambedkar quoted that it is a law of, लॉ या गवर्नमेंट करेंगे, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, लॉ या गवर्नमेंट, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री रूल्ड बाय टू नेशंस, रूल्ड बाय टू नेशंस, समझ आ गया? यानी एक देश की सरकार है लेकिन चला कितने रहे हैं? दो देश। समझ आ गई? क्यों बोले थे? क्योंकि मुस्लिम लीग की मंसूबा को उन्होंने पढ़ लिया था कि बेटा मिला तो है लेकिन ये अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए मिला है। और यही हैं अंबेडकर जी, इनका जीवनी पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। सोचिए उस समय कितने लोग बुद्धिजीवी थे यार, ज्ञानी थे, क्या आगे होने वाला है ये प्रेडिक्ट करते थे, खतरनाक निकलता था प्रेडिक्ट। इन्होंने कहा है, अपने जीवनी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, बायोग्राफी की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने लिखा है, जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया और जब संविधान सभा का फिर से गठन भारत में हुई, तो यह जो थे अंबेडकर साहब थे, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि जब तक कि भारत से एक एक मुस्लिम पाकिस्तान नहीं चल जाते, पाकिस्तान से एक एक हिंदू भारत में नहीं आ जाते, तब तक हम संविधान सभा का भाग नहीं होंगे, क्योंकि यह भारत, यह एक देश नहीं रहेगा आने वाला भविष्य में। यदि एक भी, क्योंकि धर्म के आधार पर देश बटे हैं ना, तो यदि एक भी यहाँ पर मुस्लिम रह जाता है, एक भी वहाँ हिंदू रह जाता है, तो फिर चुनौतियाँ बनेंगे और यह देश टूट जाएगा। क्या आज दिख रहा है देश में? सोचो, उन्होंने उस समय प्रेडिक्ट किया था और वो संविधान सभा के सदस्य होने से इनकार कर दिया था कि मैं नहीं होंगे जब तक कि एक एक इधर से उधर नहीं हो जाते। लेकिन महात्मा गांधी जी का प्रेम, क्या करोगे? अब हमको पढ़ाना है, हमको सच बताना है। बहुत सारे टीचर लोग सच बताने से डरते हैं। अरे भैया, जो सच है किताबों में बताने में डर क्या? जो उस समय घटना घटी वो बताने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो अंबेडकर जी ने ऐसा किया था। अब तुम लोग से को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग सोच के आना तो भविष्य में कि आखिर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है कि उनको हिंदू में प्रताड़ना हुआ था, डिप्रेस किया गया था, तो आखिर वो इस्लाम क्यों नहीं कबूल किए? उन्होंने क्रिश्चियन क्यों नहीं कबूल किए? उन्होंने यधुष्ट क्यों न कबूल किए? जैन क्यों नहीं कबूल किए? बुद्धिस्ट क्यों बने? इसका हमें जवाब चाहिए। और ये भी वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे हैं। पढ़े हो क्या उनका ऑटोबायोग्राफी? हाँ, न आखिर क्यों इस्लाम में क्यों नहीं गए? ना ना ना, वो अपने ऑटोबायोग्राफी में बातों को लिखे हैं कि हम ये सारे धर्मों को क्यों नहीं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जितना भी उनको हिंदू धर्म में जैसे कहा जाता है प्रताड़ना हुई थी, वैसा ही वो कहीं दूर एक दिन जा रहे थे 10 से 11 किलोमीटर पैदल, और बीच में एक उनको तालाब मिला था, जिस तालाब में वो अपना हाथ पैर तथा मुंह धोए थे, और वह एक मुस्लिम भाई का तालाब था जिन्होंने उनको बहुत गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दिया था।
और उन्होंने उस मुस्लिम से प्रश्न पूछा था कि हमें तो लगा कि हिंदू ही प्रताड़ित करता है, ये बताओ कि तू पहले मुस्लिम है या तू पहले एक मानव है। वो इंसान को कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें वैसे धर्म की ओर जाना है जहाँ पर छुआछूत एकदम है ये नहीं है। और उनका लास्ट में नज़र आया कि एक ही धर्म है जहाँ पर बुद्धिस्ट है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं है। समझ आया? तुम लोग को समय मिले तो किसी भी जो हमारे देश के दार्शनिक हुए या बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुए, बायोग्राफी मत पढ़ना। बायोग्राफी कोई भी लिख देता है, सुनल बात, जैसे आप हमसे सुना लिख देगा। और ऑटोबायोग्राफी वही आदमी लिखता है जो उस घटनाएं उसके साथ हुआ है, वो एक एक चीज़ों को सच्चाई रख देता है। तो अम्बेडकर के थोड़ा आप लोग को टाइम मिले तो आप पढ़िएगा, और उन्होंने कैसे कैसे भारत के बारे में इतिहास लिखा था, वो आज सब का सब सामने आ रहा है। उन्होंने एक एक चीज़ों को जितने भी बोले थे, आज के डेट में भारत में सारा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो मैं अम्बेडकर जी की जीवनी पढ़ा हूँ, गजब की खतरनाक है। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब देश के प्रधानमंत्री पर भी लोग प्रश्न उठाएंगे, और वह प्रश्न होंगे धर्म के आधार पर। भारत में एक ऐसी स्थिति बनेगी जब धर्म के आधार पर राजनीति होगा और धर्मावलंबी एक दूसरे को गलत ठहराएंगे। ये सारे उन्होंने अपने लिखा है। उस जमाने में उन्होंने सारे अपनी किताबों में लिख करके एक्सपायर कर गए। इसलिए आप लोग को टाइम मिले तो ज़रूर उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा, और तब आपको आज की स्थिति देश का समझ में आएगा कि रियल वो कितने एजुकेटेड थे और कितने बुद्धिजीवी थे, है ना। चले आगे बढ़े। चलो, मेरा काम है बताते रहना, समझाते रहना, और इसी के साथ आगे बढ़ते रहना। तो अब हमारा क्वेश्चन होगा कि हमारा जो अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें टोटल 15 जो मेंबर की हम बात कर रहे थे दादा, वो 15 मेंबर के नाम जल्दी से पढ़ा देता हूँ। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से अंतरिम के कौन थे। क्लियर हो गया? तो फटाफट बाबू लिखो 15 मेंबर्स ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। कलम को तेज, या आप लोग कर लोगे? कर लोगे पक्का? धन्यवाद। आप लोग इसी तरह एनर्जी के साथ रहिए, मैं भी आगे एनर्जी के साथ बढ़ते रहूँगा। ठीक है साहब। अब हमारी क्वेश्चंस होगी, संविधान सभा का गठन तो हमने पढ़ाया था ना। अच्छा ये बताओ, संविधान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया था? उससे पहले कौन दिया था? तो वही, वो तो 1935 हो गई। सबसे पहले संविधान की यदि हम बात करते हैं, संविधान के प्रस्ताव की बात करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक 1895 में 1895 में उन्होंने एक स्वराज बिल लाया था। क्या लाया था? कब लाया था? स्वराज बिल। अब यहां से शुरू मानो, ये स्वराज बिल किसने लाया? बाल गंगाधर तिलक। ये कब बिल लाई गई? 1895 में, 1895 में। और इसी में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोपोजल दिया गया था। क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या प्रोपोजल को रखा गया था। इसलिए आप लोग जो किताब पढ़े हैं उस किताबों में जाके डालिए कि एक कम क्यों पढ़ाया। ठीक है? यानी सबसे पहला कौन लाए? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इस विचारों को लाया 1895 में। लेकिन यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो महात्मा गांधी जी 1922 में 1922 में इस विचार को माने। और उसके बाद यदि हम मानते हैं तो 1924 में जो मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में भी संविधान की बात हुआ था। और उसके बाद 1934 में एम एन राय साहब ने कहा, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार मांग किया। क्लियर हो गया? इतिहास बड़ी पुराना है, लेकिन आप लोग को किताब के चीज़ ही टीचर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर भी उतने पढ़ के बैठल है। सही रगड़े हैं ना? अच्छा, तुम तो पढ़ रही हो, एक साथ दो भाई बहन और जगह पर रहे, आ जाके पूछोगे, उसको बताना है कि तनी वहाँ जाके पूछना है, तब ना मजा आएगा। धजिया उड़ना चाहिए, कंपटीशन के मतलब धजिया उड़ा रहे हो। देख सुन, ESTD कर दूँ और CA कर दूँ, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब लिखो बाबू, लिखेंगे
The concept of the constitution, the concept of the constitution was initially given by England, but spread its influence influenced by America and France. Under the reformist from England, Sir Henry Maine, who coined this word first. हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि अमेरिका से संविधान का विचार आया, गलत। इंग्लैंड का व्यक्ति था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का विचार दिया, लेकिन फेमस नहीं हो पाया। ठीक है, क्या नाम था? अब जाके कोशिश करना है, टाइम मिले तो हेनरी मेन के बारे में पढ़ना, हेनरी मेन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। क्लियर हुआ? तो समझ में आएगी। और समय मिले तो एक आता है डॉलर में किताब आता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरे पास है अभी, आई थिंक 18 या 19 डॉलर में आएगा। अच्छा, मैं फोटो भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है, पढ़ लेना, क्योंकि मैं हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ तो इंडियन नहीं पढ़ता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ तो विदेशी हिस्ट्री पढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे लिखा जाए। बड़ी पीछे है बेचारी। हो गया। लेकिन 1895 स्वराज बिल वाज presented by Tilak. Swaraj Bill was presented by Bal Gangadhar Tilak, in which the philosophy and the philosophy of the constitution, was found first. In 1922, Gandhi said, Indian Constitution, Gandhiji, Indian Constitution will be on the wish of the Indian people. On the wish of the Indian people. In 1924, Motilal Nehru also gave the concept and demanded the constitution, which was later demanded first by M.N. Roy in 1934. Yes. Pooja? In 1924, Motilal Nehru also gave the concept and demanded the constitution, which was later famously demanded by M.N. Roy in 1934. M.N. Roy in 1934. Next point. Indian National Congress demanded Indian Constitution first in 1935. Demanded first time Indian Constitution in 1935. फर्स्ट टाइम, कान पे हाथ रख के मत सुनो, in 1935 हो गया। अब हम लोग लिख लेते हैं
पहले लिखो इम्पोर्टेंट और बगल में ऐसे कर लो, एकदम ये याद कर जाना, इम्पोर्टेंट और ऐसे लिखेंगे CA, या CA नहीं करेंगे तो इसको हटा करके कर लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डेटा को आप याद कर जाना एग्जाम के लिए। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स कितने थे ना। पॉइंट नंबर शुरू करते हैं, एक जगह और लिख लो, टोटल मेंबर्स कितने थे बाबू, टोटल मेंबर्स है 389। अब 389 को हमने 3 भागों में बांटा था, याद करो। 3 भाग, वहां तो 2 भाग था, एक INC था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और इंडिपेंडेंट, याद आया, मुस्लिम लीग और इंडिपेंडेंट। अब कितना कितना तीनों का सीट आया था, याद करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस 208, चलो लिखते जाओ क्योंकि पहले मैं पढ़ा दिया हूं, ये याद कर देना है, 208 है ना। उसके बाद हमारा क्या था, मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग को कितना आया था, 75 या 79, और बचा कितना, 79 और 4, काउंट करो, 8 4 12 9 1 है ना, 7 और 1 8, सही है, गलत है, कम्युनिटी के आधार पर ये तो, रुको 208 नहीं, 208 कांग्रेस, ठीक है। अच्छा 73 था एंड 8 था, है ना, सॉरी 73 और यहाँ पर 8 था। अब देखो तो काउंट कितना हो गया, तो 389 को, अच्छा रुको जाओ थोड़ा सा, इसको दूसरी फिगर में लेकर आते, रुको कहीं गलती इसमें हो जा रही है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये टोटल हम लोग पहले इसको देख लेते, 389 था ना, ये 389 को हमने कैसे किया था, पहले 296 और यहाँ पर 93, तो 93 जो थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स था ना, ये क्या था हमारा, प्रिंसली स्टेट्स था, और यहाँ पर जो इलेक्शंस होती थी इनडायरेक्टली होती थी, और 296 को हमने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 292:4 है ना। तो ये 292 जो थी, ये हमारा क्या था, ये हमारा था ब्रिटिश प्रोविंस था, ये क्या था हमारा, ब्रिटिश प्रोविंस थी। और यहाँ पर जो इलेक्शंस होता था क्या होता था, डायरेक्टली होती थी, ठीक है। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स था, यहाँ पर इलेक्शन होती थी इनडायरेक्टली। और पूरे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, वह था, एक थे जिन्ना जी, है ना, और एक थे हमारे गांधी जी। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर हो गई। तो टोटल अब ये 4 हमारा जो था, ये 4 हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, ABCD है ना, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब इस आधार पे हम देखते हैं, तो ये तो टोटल हमारी होगी। अब हमारा जो होगा, तो इसमें जो इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शन 296 पर हुआ था ना, क्योंकि 93 तो प्रिंसली था, तो 296। अब देखते हैं 296 कंप्लीट करता है कि नहीं करता है। तो देखो 8 16 और 3 19, 1 ना, 7 और 1 8 है ना, 2 सही है, देख दो 289। तो अब इसमें से 289 कुछ गड़बड़ हो रही है, टोटल मेंबर इतने आए। टोटल मेंबर में से हमने क्या देखा था कि इंडिया में बच गए थे टोटल कितने, 299, पार्टिसिपेट कितने किए थे 289, और सिग्नेचर कितने किए थे 284, यही हुआ था ना। यानी यहाँ 289, यानी यहाँ पर लिख लेंगे 289, क्या लिख लेंगे 289। क्लियर हो गई, क्लियर हो गया ना। तो अब इसको कर लीजिएगा, ऐसे लिखेंगे, इसको आप भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे लिखेंगे फिगर में जो मैं बोल रहा हूँ, लिखेंगे ऑन कम्युनिटी बेस्ड मेंबर, ऑन कम्युनिटी बेस्ड मेंबर, कम्युनिटी बेस्ड मेंबर्स। तो कम्युनिटी बेस्ड पे हमने कैसे कैसे तोड़ा था, अभी हमने देखा था जनरल, सिख और मुस्लिम, ये देखा था ना। तो इस आधार पे तोड़िए, तो जनरल कितना था 213, 213, फिर थे मुस्लिम्स, एक जगह कर कितना था, और उसके बाद था हमारा सिख, कितने थे 4, टोटल कितने हो गए, जोड़ लेते हैं 9 3 12 4 16 6 1 7 8 1 9 2, यानी 296।
अरे तो 296 पे हमारा क्या हुआ था, इलेक्शंस। 296 पे क्या हुआ था, इलेक्शन। क्या डायरेक्टली क्या हुआ था, डायरेक्टली। क्लियर हो गई, एक जगह कर लीजिए भैया, हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें महिला कितने प्रतिनिधित्व किए थे, पूछे थे हमने अभी 15। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब आगे लिखेंगे फ्रॉम, ऐसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज में लिखेंगे पहला लेडीज 15, फिर लिखेंगे एसी और फिर लिखेंगे एसटी। क्लियर हो गया। तो पहले विमेन से लिखेंगे 15 और एससी से लिखेंगे 26 और एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स से लिखेंगे आप 33। कितना होंगे, 33। याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट कम्युनिटी से इतने लिए। अब आगे हो जाएगा, अब इस ये जो हमारी टोटल 15 थी, ये टोटल 15 किस में थे, 389 में। क्लियर हो गई। लेकिन जब इंडिया का संविधान बना उस पर जब सिग्नेचर 284 लोग कर किए, इसमें से कितने महिला थे, 8। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो देखा जाए 8 वीमेन जो थे सिग्नेचर किए थे। कितने सिग्नेचर किए थे, 8 आउट ऑफ 284। क्लियर हो गया। अब चलो भैया आगे बढ़ो, अब इससे रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जी ऑस्टिन ने क्या कहा था, ठीक है। तो जी ऑस्टिन ने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम था, तो लिखो ऐसे, जी ऑस्टिन रोट अ बुक, जी ऑस्टिन रोट अ बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in which he said Constituent Assembly was Congress and Congress was India. The Constituent Assembly was Congress and the Congress was India. And the Congress was India. क्लियर हो गया। यानी संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये किसने कहा, क्लियर हो गया। अब आपको ये भी पता होनी चाहिए कि देश आजाद होने के बाद गांधी जी ने क्या कहे थे। गांधी जी क्या कहे थे, गांधी जी, हाँ, सितंबर में गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस जिसके उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था वह उद्देश्य पूरा हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उसके पीछे एकमात्र रीजन था कि भारत को आज़ादी दिलाना। भारत अब आज़ाद हो गया, अब एक कांग्रेस को पार्टी को ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो आगे देश से को गड़बड़ा देगा। हो गया। कभी कभी हमारे बापू भी बड़े अच्छे बात बोलते थे, है ना, दिख रहा है ना। क्या अभी तक कांग्रेस ख़त्म हुए, अरे गांधी जी की आत्मा की शांति के लिए। मेरे गांधी जी ने बोला था कि हम अपने उद्देश्य को पूरा कर लिए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ही खत्म हो जाना चाहिए। एक गांधी जी कहते, मैं नहीं कहा हूं। आप लोग ये वर्ड पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस पढ़े होंगे, पढ़ाए होंगे क्वेश्चन तो भी मिला होगा कि कांग्रेस को डिमोलिश करने के लिए किसने वक्तव्य दिया था, हमारे देश के बापू ने दिया था। चलो एक क्वेश्चन इधर से हो गया, है ना। तो अब हमने क्या कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप लोग से 2-4 क्वेश्चन दाग लेते हैं। आप रेगुलर आते हैं, आप बताइए, खड़े हो जाइए। और कौन कौन इसमें एबसेंट है, एगो तो बच्ची एबसेंट है, क्या नाम, आज और कौन कौन एबसेंट है, सबका थोड़ा मुझे वो डेटा दे दीजिए। जिस दिन आएंगे ना बोलिएगा कि ए, इनका नाम ए है सर, तो उनका मैं वेलकम करूँगा। हाँ साहब बोलिए।
कि जब हम संविधान सभा की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, तो इसमें 2-3 डेट होता है बड़ा इम्पोर्टेंट। एक होता है 9 दिसंबर 1946, एक होता है 11 दिसंबर 1946, और एक होता है 13 दिसंबर 1946, एक होता है 22 जनवरी 1947। चलो भैया आप बताओ, पहला आपके बगल वाले, आप बताइए इसका। अब थोड़े मोरे गोतिया है कि हम आपसे न पूछेंगे। स्टैंड अप, क्या शिष्टाचार है। हाँ, 22 जनवरी 1947, व्हाट हैपेंड? सर 22 जनवरी नहीं लिखा, अभी किसी की कॉपी से लिखे दिखाई वो नहीं है। 13 दिसंबर 1946। आप प्रधानमंत्री है क्या? हमें लगा कि राष्ट्रपति है। यस, कौन सी बैठक? तीसरी। ऐसे हमने बैठक तो 3 बार ही किया था, और टोटल हमारी जो डिस्कशन हुई थी 114 डेज चला था। तो कौन सी बैठक हुआ था? अरे बैठक तो 46 में नहीं हुई, 46 से लेकर के 50 तक हमने बैठक किया। हम 46 में 3 दिन है मात्र, तो 3 दिन में संविधान का बैठक खत्म। अनीसा, क्यों सर? आप तो बैठ करके यहाँ बहुत पढ़ते हो। क्यों सर? अच्छा, कंफ्यूज हो जाता है। योगा करो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब देखो भैया, कोई को याद नहीं है? जी हाँ, जी, जिसे आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं? संसद भवन बोलते हैं। ऐसे बोलो ना। अब कॉपी बंद करो, वो सब कॉपी के पेजों में होंगे, लेकिन जितने बार हम पढ़ाएंगे उतनी बार नया नया चीज़ जोड़ेंगे। जैसे अभी रुको, हमें 10 मिनट में बहुत कुछ पढ़ा के निकलना है अभी। मतलब 10 मिनट आपके लिए बहुत प्रीशियस समय है। ये जो हमारा 9 दिसंबर था, इस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी थी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम सबसे पहले एक टेम्पररी लाए थे, टेम्पररी चेयरमैन लाए, और एक टेम्पररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा को लाए, है ना? सच्चिदानंद SN सिन्हा कह सकते हैं, SN सिन्हा को लाए। और ये जो टेम्पररी चेयरमैन बने थे, ये सीनियर मोस्ट लीडर या कह सकते हैं ऑन सीनियरिटी बने थे, है ना? और एक कॉन्सेप्ट को हमने लिया था फ्रांस से, उस दिन भाषण में भी मैंने बोल दिया था। चलो भैया, अब क्या हुआ, 11 दिसंबर को हम परमानेंट मेंबर को लाए, क्योंकि बहुत ओल्ड एज पीपल थे, पर्सन थे। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लाए, चेयरमैन बनाए। इस दिन पंडित नेहरू जी जो थे, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया। ठीक है, क्या लाया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लाई गई कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, ये इनको अप्रूवल दिया था। क्या दिया था? कब अप्रूवल दिया? 22 जनवरी 1947 को। और जैसे अप्रूवल मिला, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीटिंग चल रही थी, ये आगे प्रोसीड करना शुरू कर दिया। क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर? और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी के द्वारा लाई गई थी, इसे करंटली हम प्रेम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम्बल कहते हैं। क्लियर हो गई? अब देखो क्या हुई। तो ये सभी जो दौर थी, अभी जो हमने बताया कि यहाँ पर जो बैठक हुई थी, यह हमारा सेंट्रल हाउस में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेंट्रल हाउस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। तो आज जो हमारा संसद भवन है, ये संसद भवन पहले क्या था? ये संसद भवन हमारी पार्लियामेंट जो थी, पहले जो हमारा वायसराय होते थे,
या हमारा गवर्नर जनरल जो होता था, इसका ये रेसिडेंस था। क्या था? रेसिडेंस था। और यही स्थिति होती है कि 1911 में 1911 में जब जॉर्ज पंचम कलकत्ता नहीं आके दिल्ली लाया गया था, क्योंकि कलकत्ता में आपने देखा था कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुई तो वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, तो उसको लाया गया कहाँ? दिल्ली लाए गए। तो लाने के बाद यहीं पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर किंग्स वे या किंग्स रोड बनाया गया था। याद है? किंग्स रोड बनाई गई थी इसके स्वागत में, और यहाँ पर इसकी मूर्ति लगाई गई थी। और इस रोड में जो भी आसपास के रोड मिलते थे, वे सारे रोड को नाम दिया गया था क्वींस वे। क्या नाम दिया था? क्वींस वे। मतलब राजा, मान लो कि अशोक राजपथ है, मान लो ये वाला बोरिंग रोड कैनाल रोड है, ठीक है, इसमें जितने भी इधर से रोड मिल रहे हैं सब क्वींस रोड हैं। जो मेन वाला रोड है इसको क्या नाम दिया गया? किंग्स रोड। तो ये किंग्स रोड किसके नाम पर? जॉर्ज पंचम। आजाद होने के बाद इसको नाम दिया गया राजपथ। क्या नाम दिया गया? राजपथ। और राजपथ में बीच में देख रहा था मूर्ति। लेकिन पिछले साल मोदी सरकार ने भारत को, ये जो हम आजादी हो गए थे लेकिन अभी भी गुलामी हमारी खत्म नहीं हुई थी, अभी हमने इसको नाम बदल के कर्तव्य पथ किया है। और यहां पर जो जॉर्ज पंचम के मूर्ति लगा हुआ था, इस मूर्ति को हमने हटा करके सुभाष बाबू के मूर्ति लगाया है। समझ आया? गलत किया है? सही? इस पे भी प्रश्न उठा था। मतलब हम इतने बड़े गुलाम हैं कि अभी भी हम जॉर्ज पंचम के मूर्ति पे जाकर मोमबत्ती जलाने जा रहे थे। आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भी हम उसी के रोड को नाम जानते थे, किंग्सवे और क्वींसवे। आजाद के बाद इसको नाम बदल के हमने किया राजपथ, और अब इसको नया नाम बदल के क्या कर दिया गया? और अंग्रेजों से जब देश आजाद हुई तो जो वायसराय और जो गवर्नर जनरल जिसमें रहते थे उसको हमने घोषित क्या कर दिया? संसद भवन। क्लियर हो गई? जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं। क्लियर हो गया? यानी पहले किसका आवाज था? आया समझ में? कहानी समझ में आई? किताब के पन्ना उलटिएगा तब नहीं से मिलेगा। अब कर्तव्य पथ बन गया। कितने लोग पढ़े हैं कर्तव्य पथ के बारे में? टाइम ही नहीं मिला होगा। पढ़े थे, बट रिवाइज करने की क्या इसमें जरूरत थी? ये तो ऐसा चीज है जो हमको याद करने की चीज है। तो कोई गलती हमने नहीं किया है। हमने ये जो राजपथ यानी राजा के पथ, उसके पहले अंग्रेजी नाम था किंग्स वे। आजादी के बाद क्या किए? राजपथ यानी राजा के पथ। तो राजा तो वही था ना, किंग्स तो फिरते था ना। अब हमने किया कर्तव्य पथ, क्योंकि देश का कर्तव्य का निहितार्थ कहाँ होता है? संसद भवन में। हर लोग अपना अपना कर्तव्य वहां से निभाते हैं और देश की एकता, अखंडता, देश के विकास के बारे में वहां पर सोचते हैं। इसलिए वहां लोग किस लिए जाते हैं? कर्तव्य निभाने के लिए। इसलिए अब नाम इसको बदल के क्या कर दी गई? कर्तव्य पथ। और वहीं पर अभी बन रहा है सेंट्रल विजटा। ओके, क्लियर हो गई? तो ये आपको दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारा जो अभी कर्तव्य पथ है इसको पहले क्या नाम था? आजादी के समय, आजादी के बाद क्या? उसके पहले क्या? उसमें जो रोड आके मिलते थे, कौन सी रोड, किसके नाम पर था? पहले यहाँ किसकी मूर्ति थी? अब किसकी जगह मूर्ति आ गई? क्लियर हो गया? तो अब वहाँ पर सुभाष बाबू की मूर्ति हो गई, इनकी मूर्ति उठाकर उन्हें साइड कर दिया गया। कोई गलत नहीं किया गया? सही किया गया? चलिए, धन्यवाद। देखिए, हम लोग को ये बात पता नहीं होता है तो हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल जाते हैं और सीधे सरकार क्या क्या नहीं पता है, पढ़ भी नहीं किए हैं। हाँ, ये तो गलत हो गया। भेज रहे हैं बैठ करके मैसेज, क्या है बात देश में, कोई पता नहीं। इज इट ओके? तो आज सेवा यहीं रखेंगे। अगले क्लास में 1947 की बात लंबे तेजी से करते रहेंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी क्वेश्चन डू यू हैव? इफ यस देन क्या है? बोलो ना, लाओ ना क्वेश्चन। इतना देरी तो पढ़ाया था, नहीं बना क्या है भाई? क्यों? कुछ प्रोविंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। कौन? देखो भैया, 54 क्वेश्चंस है। With reference to the proposals of Cripps Mission, consider the following statements.
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। दूसरा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, नॉमिनेशंस की बात नहीं थी, ठीक है। दूसरा है हमारा एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट, ये तो इसका पार्ट ही नहीं, इसमें ना इधर मार दो, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं न तो ई न तो ई न आपको ये होना है, तो ये तो हमारा क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1945 में आया ना कि आपको मन है तो भारत के साथ जुड़िए, मन है तो पाकिस्तान के साथ जुड़िए, मन है तो स्वतंत्र रहिए, यही ना बात आगे कर रहा है। हम पूरा नहीं पढ़े, इतने ही से हम रोक लिए, ऐसा ही था ना, मैंने सी बात है ना। लेटर में क्या लिखा जाए? अरे लेटर में लिखे थे ना लॉर्ड विलिंगटन कि भारत के नागरिक भी हद है यार। तो क्या हद है?